बिल्कुल। सब लोगों को नमस्कार। और खास करके हमारे एनआरआई भाई जल्दी समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा कितना गंभीर मुद्दा है, और इसलिए भारत में तो प्रदर्शन हो ही रहे, लेकिन टाइम्स स्क्वायर पर भी इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शन हो रहे हैं और आप लोग भी इसमें रुचि ले रहे हैं। क्या है यूपीएससी जिहाद? तो हिंदुस्तान में हमारे पुरखों ने, हमारे तमाम क्रांतिकारी बलिदानियों ने मिलकर जो तथाकथित आजादी हमने प्राप्त की है, उसको हमने लोकतंत्र के नाम पर जब स्वीकार किया तो 4 स्तंभों पे खड़ी रहेगी ऐसा तय किया, जिसको हम कहते हैं खबर पालिका, जिसमें मीडिया है, जिसको हम कहते हैं न्यायपालिका, जुडिशरी है, जिसमें हम कहते हैं कार्यपालिका जो कि ब्यूरोक्रेसी है, और विधि पालिका जो राजनीति है। इन सब में अगर आप देखेंगे तो मीडिया का जो है तो केवल चिल्ला सकता है, जुडिशरी केवल आदेश दे सकती है, कानून की व्याख्या कर सकती है, राजनीतिक नेतृत्व का एवरेज लाइफ जो है सत्ता में रहने का वो 6 साल है पिछले, अगर हम 50 साल को एनालिसिस करते हैं तो इसका मतलब वो भी स्थायी नहीं है। स्थायी कौन है? तो सरकार चलाती है वास्तविकता, देश चलाती है ब्यूरोक्रेसी। और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, तो इसमें जो आईएएस आईपीएस बनाने वाली यूपीएससी के एग्जाम देने के लिए मुसलमानों का जो फाउंडेशन बना है, जिसका नाम है ज़कात फाउंडेशन, वो अपने वेबसाइट पे लिखता है कि देश को रूल ब्यूरोक्रेसी करती है और इसलिए हमको ब्यूरोक्रेसी में घुसना है, ज्यादा अपना रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना है। कुछ लोग कब्जा करना भी कहते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी लाइफ 35 से 40 साल तक की होती है। लेकिन दुर्भाग्य, आप जानते हैं कितना खतरनाक है। एक कोई भी ग्रेजुएट व्यक्ति वो दे सकता है, लेकिन मैं वो ग्रेजुएट को भी ठीक मानता हूं, लेकिन मदरसे से ग्रेजुएट हुआ व्यक्ति जिसने ना मैथ पढ़ा, ना साइंस पढ़ा, ना ज्योग्राफी पढ़ी, ना कुछ और पढ़ा, ऐसा मदरसे में जिस व्यक्ति ने केवल अपने धार्मिक पुस्तक को पढ़ा, वो व्यक्ति भी यूपीएससी में एग्जाम दे के आईएएस बन सकता है। ये इस पर पहली आपत्ति। दूसरी महत्वपूर्ण आपत्ति की, ये सारी परीक्षाएं देने के लिए भारत सरकार करोड़ों रुपए देती है, व्यक्ति को लाखों रुपए देती है और पूरे बजट पर करोड़ों रुपए खर्च करती है। ये किस हो जो खुद अपने आप को 40 करोड़ कहते हो, क्या ऐसे कम्युनिटी को आप अल्पसंख्यक कहेंगे? क्या किया है, क्या गुनाह किया है एक हिंदू ने? जो गरीब है उसको आप पैसे नहीं दे रहे, लेकिन आप दूसरा एक तरफ लाखों रुपए दे रहे, दूसरी तरफ हिंदू को अपने माँ का मंगलसूत्र बेचना पड़ता है, पिता की जमीन गिरवी रखनी पड़ती है। ये विरोधाभास क्यों? अल्पसंख्यक की डेफिनेशन पर ही हमको आपत्ति है, पहली। दूसरी आपत्ति है कि एक तरफ आप कहते हैं मुसलमान है, तो मुसलमान तो एक धार्मिक व्याख्या है ना, इसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कानून व्याख्या नहीं, धार्मिक व्याख्या है। तो मुसलमान धर्म अपने आप में कहता है कि हम में जाति नहीं होती, सब समान है। तो आप भारत सरकार से पैसे लेने के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय में मुसलमान बनते हो, यूपीएससी में एग्जाम देने के लिए अब जाति में ओबीसी या एसटी बनते हो। ये कैसा विरोधाभास है? और ऐसा करने के कारण जब वो ओबीसी और एसटी बन जाते हैं तो उनकी परीक्षा देने का जो अटेम्प्ट है वो बढ़ जाता है। फिर जो सामान्य जनरल कोटे का हिंदू या मुसलमान जब तक हमें तो ओबीसी बन के आए तो इनकी उम्र बढ़ जाती है, उनका अटेम्प्ट बढ़ जाता है और इस कारण इनकी अपॉर्चुनिटी पर स्कोप बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? तो आज जो मैंने स्टैटिस्टिक निकाला है वो 140% ग्रोथ हुई है, अगर हम 2011 को बेस माने। 2011 क्यों? क्योंकि 2011 में जनगणना हुई थी, हर 10 वर्षों पे होती है, तो हमने 2011 को बेस माना। 140% की ग्रोथ है, तो क्या इसके ऊपर प्रश्न नहीं उठना चाहिए का? क्यों नहीं उठना चाहिए? इतनी बड़ी ग्रोथ अगर मुसलमान होशियार हो गए, प्रतिभाशाली हो गए, इसलिए मिल रही है उनको, तो मैं स्वीकार करता हूं कि अगर प्रतिभा से जा रहे तो ये प्रतिभा मेडिकल में क्यों नहीं दिख रही, आईआईटी में क्यों नहीं दिख रही, इंजीनियरिंग में क्यों नहीं दिख रही है, अन्य किसी भी एजुकेशन से पास होने वाले एग्जाम में क्यों नहीं दिख रहे, केवल यूपीएससी में क्यों दिख रही है? एक तो ये बेनिफिट, और उससे भी खतरनाक और सबसे बड़ा बेनिफिट है भाषा का। यूपीएससी में व्यक्ति की आइडेंटिटी छुपाई जाए, इसलिए परीक्षा देने के बाद उसके पहले पेपर को हटा दिया जाता है और एक बार कोड लगाया जाता है उस पर, और उस कोड से ही उसका पेपर चेक किया जाता है, इसलिए कि उसकी आइडेंटिटी छुपाई जाए। लेकिन उर्दू भाषा में एग्जाम देने वाले मेजॉरिटी मुसलमान होते हैं और करीब करीब सारे के आसपास ही मुसलमान होते हैं, लेकिन उसको मैं मेजॉरिटी शब्द यूज करता हूँ। वो भले ही उनका नाम का पेपर हटा दिया जाए,
लेकिन उनकी कम्युनिटी आइडेंटिटी तो वही रहती है ना। तो उर्दू भाषा का पेपर बनाने वाला मेजोरिटी मुसलमान, उर्दू पेपर लिखने वाला मेजोरिटी मुसलमान, उर्दू पेपर चेक करने वाला मेजोरिटी मुसलमान। इस कारण उनको सबसे ज्यादा फायदा होता है। रेशो में कहे तो कितना होता है, तो भारत की किसी भी भाषा में, यूपीएससी में जितनी भाषा है, शेड्यूल 6 में जितनी भाषा है, सारी भाषा यूपीएससी में है, लेकिन अंग्रेजी हिंदी से भी ज्यादा रिजल्ट उर्दू भाषा का है। कितना ज्यादा है, तो 40% ज्यादा है। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई ये बात स्वीकार करेगा कि उर्दू भाषा में बहुत होशियार लोग होते हैं या फेवरिज्म है। तीसरी बात, लिखित परीक्षा में फिर भी मार्क्स कम है मुसलमानों को। एवरेज हमने निकाला पिछले 10 सालों का, तो जो ओरल होती है जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं, उस इंटरव्यू में एवरेज 13 मार्क्स ज्यादा मिले हैं हिंदू के तुलना में। यहां मैं डायरेक्ट धर्म वाली बात करता हूं, वहां मैंने रिजर्वेशन वाली बात की थी, उम्र में और बेनिफिट में। यहाँ सीधे सीधे मुसलमान इस विषय को बेनिफिट मिलता है। कितना, 13। जहां पर एक मार्क्स भी आपकी रैंक बदल देता है, वहां पर 13 मार्क्स कितना बड़ा सेटबैक दे सकता है बाकी लोगों को, कल्पना करिए। इसलिए मैंने पहले एपिसोड में ही बताया था कि शाह फैजल, जो कि आजकल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नोबेल मांगता है, वो ज़कात फाउंडेशन का प्रोडक्ट है। वो आईएएस बना है इसी सिस्टम से, और वो लिखित में कम था, लेकिन उसको इंटरव्यू में 300 में से 225 मिले। और जो उस आगे था, पहले नंबर पे था पुरोहित करके, उसको केवल 67 मार्क्स मिले। तो कल्पना करिए कि कितना बड़ा फेवरिज्म इस इंटरव्यू में भी हो रहा है। ये मेरी कुल आपत्ति है सारी इसके ऊपर। अब यूपीएससी पे क्यों आपत्ति है? कई लोग कहते हैं कि भाई यूपीएससी पे नहीं बोलना चाहिए, इतने बड़ा संस्थान है। तो मेरा मानना है, जिस देश के लोकतंत्र में प्रधानमंत्री पे भी बोला जाता है, और कुछ गद्दार और हिंदू द्रोही तो हमारे भगवानों पे भी बोलते हैं, तो क्या यूपीएससी पे नहीं बोला जा सकता? क्यों नहीं बोला जा सकता? यूपीएससी से बड़ा फ्रॉड हिंदुस्तान में कुछ नहीं। क्या आप जानते हैं, यूपीएससी में एक कंसेप्ट है जो सुप्रीम कोर्ट में भी उसके ऊपर केस चली। कंसेप्ट क्या है कि वो किसी को ज्यादा मार्क्स मिले या किसी को कम मिले, खुद उसको कम कर सकते हैं। और इस कम करने के प्रोसीजर को जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ट्रांसपेरेंसी से क्यों नहीं बताते कि आप किस आधार पर किसी के मार्क्स बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने उत्तर दिया कि हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, हम आपको नहीं बता सकते। हिंदुस्तान में सूचना का अधिकार है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। प्रधानमंत्री ने क्या खाया, क्या पिया, कितने रुपए का चाय पिया, कितने रुपए के शेंगदाने खाए, ये भी आरटीआई में आ सकता है। लेकिन इस देश के ब्यूरोक्रेसी को सप्लाई करने वाली, रिक्रूटमेंट की प्रोसीजर चलाने वाली जो यूपीएससी है, ये किस आधार पर मार्क्स बढ़ाती है, किस आधार पर घटाती है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। वो ना प्रधानमंत्री को पता है, ना राष्ट्रपति को पता है, ना वो सुप्रीम कोर्ट के जज को भी नहीं पता है। तो क्या ऐसी सिस्टम पे सवाल नहीं उठना चाहिए? ये मेरे कुल ऑब्जेक्शन है। अब आते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा यह है कि 175 के आसपास एनजीओ यूपीएससी में मुसलमानों को रिक्रूटमेंट के ऊपर काम करते हैं, और उनमें से सबसे बड़ा है ज़कात फाउंडेशन, जिसने पिछले बार 40 जो चुनकर आए, उनमें से 27 अकेले ज़कात फाउंडेशन के थे। उस ज़कात फाउंडेशन से निकले हुए लोगों का रिकॉर्ड भी मैं दिखाने वाला हूं। जब कोर्ट से स्टे हट जाएगा तो पता चलेगा कि वहां से कैसे जिहादी निकलते हैं, क्या क्या। जहां शाह फैजल उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, और भी कई उदाहरण। तो ज़कात फाउंडेशन का मैंने पूरा ट्रेल निकाला कि अमेरिका में बैन कोई ऑर्गेनाइजेशन, आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन, कैसे भारत के ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया को पैसा देती है। इन्होंने बड़े होशियारी के साथ क्या किया, ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया एक बनाया, ज़कात फाउंडेशन इंडिया इंटरनेशनल ब्रिटेन में बनाया, पाकिस्तान का ऑलरेडी ज़कात फाउंडेशन पाकिस्तान है, वर्ल्ड का है, अमेरिका का है। तो ये पैन इस्लाम ये कंसेप्ट लेकर चलता है। मुझे समझ में नहीं आता, हमारे देश के किसी नेता को, जज को, ब्यूरोक्राट्स को विदेश में जाना हो तो भी अनुमति नहीं निकलती, लेकिन आतंकवादी संगठनों से पैसे लेकर चलने वाले एनजीओ से, एनजीओ क्या कहा जाए, आतंकवादी संगठन ही कहना चाहिए, उस आतंकी फैक्ट्री से आईएएस आईपीएस बन सकता है। इसको कैसे स्वीकार किया जा सकता है? इतना ही नहीं, इसमें फेवरिज्म कितना है। मनमोहन सिंह सरकार ने 5 कोचिंग सेंटर दिए, उसमें से 4 कोचिंग सेंटर मुस्लिम यूनिवर्सिटी थे। उसमें से एक यूनिवर्सिटी है एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसके दीवार पर गद्दार और भारत पाकिस्तान का विभाजन करने वाले जिन्ना की फोटो लगी है। जिन्ना के फोटो के सामने आईएएस एग्जाम तैयार करने वाला व्यक्ति हिंदुस्तान के लिए कितना सुरक्षित है, ये मेरा प्रश्न है।
ये राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर तमाम प्रकार के जो प्रश्न हैं, ये प्रश्नों को लेकर मैंने आवाज उठाया, उसके पूरे सबूत निकाले, एक प्रोमो मैंने बनाया। प्रोमो मुझे जरूरी था थोड़ा आक्रामक बनाना, क्योंकि अगर वो प्रोमो आक्रामक नहीं होता तो ये मुद्दा उतना बड़ा नहीं उठता। तो सौ सुनार की मार के नहीं चलेगा, एक लोहार का हथौड़ा मारना चाहिए। इसलिए मैंने अपने स्वभाव के अनुसार एक हथौड़ा मारा और एक प्रोमो रिलीज किया। उस प्रोमो को रिलीज करते इनके ध्यान में आ गया कि हमने इतना बड़ा जो प्लान बनाया हुआ है ब्यूरोक्रेसी पर कब्जे का, ये तो सुरेश चौहान के धो देगा। और सुदर्शन का इतिहास है पिछले 15 वर्षों में, हमने जो मुद्दा उठाया उस मुद्दे को हम अंजाम तक लेके जाते। हम कोई दीपिका पादुकोण की गाड़ियों का पाठलाग करने वाले और वो करने वाले रिपोर्टर ना रखते, ना ऐसे शो चलाते। हम तो सिविलाइजेशन वॉर पर अपना फोकस करते हैं, और इसलिए हमने मुद्दा उठाया तो ये होना है। जाकिर भी आज हिंदुस्तान के बाहर, इसका क्रेडिट सुदर्शन की टीम को है। तो इन्होंने ध्यान में लाया कि अगर अभी नहीं रोका गया तो कुछ नहीं हो सकता, फिर तो काम खत्म है, हमारा षड्यंत्र हिंदुस्तान पर कब्जे का चला जाएगा। पहले मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून का आंदोलन चला के इनका विधायिका में घुसने का जो प्लान है उसको रोक रहा हूं, दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी में रोक रहा हूं। तो इन्होंने क्या किया, सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ कैंपेन चालू किया, ट्विटर में रिपोर्ट किया, फेसबुक में किया, यूट्यूब में किया। इससे नहीं रुके तो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किए। 1000 से ज्यादा थानों पर आज मेरी कंप्लेंट हुई है, सैकड़ों एफआईआर हुए। उसके बाद इन्होंने ब्रॉडकास्ट अथॉरिटी में किया, फिर कंटेंट स्टैंडर्ड अथॉरिटी में किया, एसोसिएशन में किया, मिनिस्ट्री में किया, हाई कोर्ट में किया। मुझे समझ में नहीं आता। और मैं इतना ही नहीं, मेरे एडवर्टाइजर को धमकाया कि अगर सुदर्शन पे कोई ऐड देगा तो उस प्रोडक्ट को मुसलमान बाइकआउट करेंगे। ऑफिशियल ब्लू टिक हैंडल से धमकाया, और वो धमकाने में अमेरिकन मुस्लिम एसोसिएशन भी था, यूके मुस्लिम एसोसिएशन भी था। तो इसका मतलब दुनिया भर की इस्लामिक ताकतें सुदर्शन के खिलाफ खड़ी हो गई, इसलिए कि मैं रुक जाऊं, लेकिन रुक नहीं पाए, प्रोमो चलता रहा। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको स्टे दिया पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में, कम से कम। वैसे तो दुनिया के इतिहास में कहा जाता है कि किसी न्यूज चैनल के कंटेंट को प्री टेलीकास्ट रोका नहीं गया है, लेकिन भारत में भी कहीं नहीं रोका गया था। ना हिंदू आतंकवाद का रोका गया, ना कुछ रोका गया, लेकिन सुदर्शन का शो रोका गया। शो के 8 मिनट पहले मेरे हाथ में नोटिस आया, हमने रिस्पेक्ट करते हुए उसको रोका, क्योंकि हमको पता था कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। हम इसको कंटेंट हमारे पास है, हम लेकर आएंगे। उसके बाद भारत सरकार इसमें कूदी। भारत सरकार के पास हाईकोर्ट ने कहा कि भाई आप तय कीजिए, तो सरकार ने कहा कि कोई नियम नहीं है प्री टेलीकास्ट रोकने का, इसलिए सुदर्शन चैनल अपने नियमों का पालन करते हुए इसका प्रकाशन कर सकता है। पर अनुमति मिली, हमने शो किया। 4 एपिसोड में हमने हिला दिया सिस्टम को। हमने ऐसे ऐसे प्रेजेंटेशन निकाले इन लोगों के, जो कि मनमोहन सिंह के ओएसडी रहे, जो आजकल जकात फाउंडेशन के अध्यक्ष है, जो पाकिस्तान के जकात फाउंडेशन के अध्यक्ष IS के वहां के हेड थे, उनके साथ बैठकर दुनिया की रणनीति बनाते हैं। उस व्यक्ति के प्रेजेंटेशन निकाले जिसमें कैसे दलित विरोधी स्लाइड्स बनी हुई है, हिंदुस्तान पर कब्जा का प्लान है, 35 साल में नॉर्थ साउथ ब्लॉक, मतलब जहाँ PMO है वो कैसे कब्जा हो सकता है, तमाम बातें दिखाई। आप लोग इसको यूट्यूब पर देख लीजिए। मैं बस 15 मिनट में आपके सामने गति से सारा विषय रख दूंगा, फिर मैं प्रश्नोत्तर पे ज्यादा समय देना चाहूंगा। ये सारा विषय रखा, हाईकोर्ट ने स्टे दिया, फिर सरकार ने हटाया, हमने शो किए। 4 शो के बाद ये लोग फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट में एक झूठ के आधार पर हमको स्टे दिया। झूठ ये था कि इन्होंने हमारा एक प्रिंट आउट दिखाया सरकार जज साहब को। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विजुअल का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक उसके पीछे का ऑडियो नहीं सुनाया जाए। उस ऑडियो में मैं जो बोल रहा हूं बात बताई नहीं, केवल एक प्रिंट आउट दिखाया, जो स्लाइड कई सेकंडों की घूमती हुई स्लाइड में से एक स्क्रीनशॉट ले लिया, प्रिंट किया, दिखाया। जो भी कारण रहा हो, हिंदुस्तान में जुडिशरी क्या करती है, कैसे करती है, कैसे प्रभावित होती है, आपको सब पता है। और हमको स्टे दिए गया, हमारे ऊपर तमाम प्रश्न उठाए गए, लेकिन हमने बड़े धैर्य से और संयम से उसका सामना किया। हमको कहा गया कि आप मुसलमानों को पोर्ट्रेट कर रहे हो आतंकवादी की तरह, तो कैसे कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा आप मुसलमान को दाढ़ी दिखा रहे हो, टोपी दिखा रहे हो, हरे शर्ट में दिखा रहे हो, स्कल्प दिखा रहे हो, स्कल्प कैप दिखा रहे हो, तो इसको हटाइए। तो हमारा दूसरा दिन जब हमारी सुनवाई थी, अपना पक्ष रखना था, आर्गुमेंट था, तो हमने वहां पर एफिडेविट देकर कहा कि हमने जो किया है वो भारत के कानून के आधार पर किया है, जिन कानूनों के आधार पर कभी NDTV ने हिंदू आतंकवाद शब्द का उपयोग किया था, और सैफरॉन टेररिज्म पर सैकड़ों शो हिंदुस्तान के चैनलों ने किए थे, जिसकी संख्या 5000 घंटे से ज्यादा की है। और हमने 4 एपिसोड किए जिसमें हमने धर्म को नहीं, एक संस्था को घुसने का
माध्यम कैसे ये बताया हुआ है, इसलिए हम ना टोपी हटाएंगे, ना दाढ़ी हटाएंगे, ना स्कल कैप हटाएंगे। तो जज ने कहा कि क्या आपने जो किया है ये कानून संगत है? तो हमने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा जो आगे करेंगे? बोले वो भी कानून संगत रहेगा। कोई बदलाव नहीं करेंगे? हमने कहा नहीं करेंगे। बोले यही टोन और टेन्योर रहेगा? तो हमने कहा हाँ, ये गैर कानूनी नहीं तो रहने में क्या हर्ज है। तो फिर हमारा स्टे एक्सटेंड हुआ, उन्होंने दिया नहीं। हम अपनी बात पर कायम है, ना माफी मांगेंगे ना बदलाव करेंगे। हमारे पास सबूत है, सबूत इतने सूर्य प्रकाश जैसे है, तेजस्वी और स्पष्ट, कि उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। इसलिए केवल हम मुसलमानों को पोर्ट्रेट कर रहे, इस काल्पनिक चित्र के साथ इन्होंने स्टे दिया हुआ है। और स्टे के लिए भी कोर्ट में हमको ऐसा घेरा गया है, एक तरफ हमको इन्होंने कम्युनल कम्युनिटी को बदनाम करने का एक रिट लगाई, उसी रिट में आईए लगाई कि हम हेड स्पीच दे रहे, उसी में लगाई कि हमारी फेक न्यूज है, उसी में लगाई कि हमने केबल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया है, उसी में लगाई कि हमने मिसलीड करने का कंटेंट चलाया है, उसी में, मतलब एक ही केस में इतने सारे एनजीओ घुस गए और हमारे साथ खड़े, हमारे खिलाफ खड़े, बड़े बड़े वकीलों को लेकर खड़े। क्या आप जानते हैं कि जिस शाह आलम ने नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और गुजरात के दंगों की जांच की थी, अमित शाह जी को जिन्होंने जेल भेजा था, उन्हीं की बेटी शाहरुख आलम आज हमारे विरुद्ध वकील है। ये मतलब एक तरीके से वही पूरी गैंग हमारे खिलाफ लगी है। 91 IAS IPS ऑफिसर ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि सुरेश चौहान के हिंदुस्तान का डिजास्टर है, इस पर बैन करिए। 1700 तथाकथित सेलिब्रिटी और अवार्ड वापसी गैंग ने पत्र लिखा राष्ट्रपति को और 7 मुख्यमंत्रियों को, नॉन बीजेपी स्टेट मुख्यमंत्रियों को, कि आपके राज्य में एटलीस्ट आप इस चैनल को बंद करिए। ऐसा तमाम तरीके से हमको रोकने का प्रयास हो रहा है। और ये अभियान अब इस स्थिति पे आया है कि भारत सरकार ने एंट्री की और उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करने के लिए हम उत्तरदायी है, इसलिए पहले हमको करने दीजिए। तो कोर्ट ने कहा क्या कार्रवाई की? तो सरकार ने कहा कि जब जांच ही नहीं हुई तो कार्रवाई कैसे होगी? तो हमने नोटिस दिया है, हम 28 तारीख तक सुदर्शन से उत्तर लेंगे और 5 तारीख को दोबारा कोर्ट बैठेगी और तब इस पर सरकार का रुख क्या रहेगा, जो कि जांच होगी। और क्योंकि एक IS लॉबी बड़ी हमारे खिलाफ है, जो मंत्रालय में भी काम करती है, और 5 तारीख को फैसला आएगा, ऐसी हम मोटा मोटी अपेक्षा करते हैं। तो मैंने आपके सामने UPSC की पूरे ऑब्जेक्शन हमारे क्या हैं और कोर्ट में भी इस वक्त क्या चल रहा है, मीडिया में तो हमारे खिलाफ चलना ही है। और वो सारे वो मीडिया वाले जिनको समझ नहीं रहा है कि आज अगर मेरे ऊपर हथकड़ी लगेगी, मेरे ऊपर बंदिश आएगी, तो कल उनके ऊपर भी आने वाली है। लेकिन उनको सुदर्शन बंद करवाना है, सुरेश चौहान के ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चालू करवानी है, 2 साल की सजा की प्रोविजन है, जो भी उनकी कल्पना है वो कर रहे हैं। और आज हिंदुस्तान में सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में पिछले 1 महीने में ये विषय सबसे ट्रेंडिंग है। मैं आशा करता हूं कि इस मुद्दे के लिए सोशल मीडिया पर और जिन भी तरीकों से हम सब चर्चा करके इसके सत्य को लोगों के सामने रख सके, जो फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है वो हमारी ऐसी चीजों को लोगों के सामने जानबूझकर ला रही है और गलत बातें बता रही है, उस पर भी हम अलग से एक शो करेंगे और लोगों के सामने डिटेल देंगे। लेकिन कुल मिला के ये लड़ाई अब बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है और अगर न्यायालय ने मुझे अनुमति नहीं दी तो मैं हिंदुस्तान की यात्रा करूंगा, शहर शहर जाऊंगा, बड़ा डिस्प्ले लगाकर उस पर प्रेजेंटेशन करूंगा, उससे तो मुझे रोक नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये मेरी अब तक का इस विषय का आंदोलन, कानूनी प्रक्रिया और भविष्य की योजना मैंने आपके सामने बताई।